बात कर रहे थे। देखिए, उद्देशिका का विचार जो है, लिखते जाइए। उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लिखिए। भाषा इसकी किस देश से लिया गया है? भाषा इसकी किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया, लिखते जाइएगा। भाषा कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। क्या कह रहे हैं? आत्मा कह रहे हैं, है ना? लिखिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। क्लियर है? इनको आत्मा किस व्यक्ति ने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने कहा। ठाकुर दास भार्गव। क्लियर है? ठाकुरदास भार्गव ने इसे, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। ठीक है? प्रस्तावना को संविधान की परिचय पत्र किसने कहा? परिचय पत्र किसने कहा? के.एम. पालकीवाला ने कहा। ठीक है? नेक्स्ट, प्रस्तावना को संविधान की परिचय पत्र किसने कहा? के.एम. पालकीवाला ने कहा। लिखिए, आगे बढ़े। अब प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? जन्म कुंडली कहा के.एम. मुंशी। किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रारूप, उद्देश्य प्रस्ताव का ही संशोधित रूप है। इसमें कोई दिक्कत? संशोधित रूप है। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास लाया था?
कब लाया था, पास कब किया गया, है ना, 22 जनवरी 1947। ये आपके पहले ही हम आपके क्लासेस में इस पे चर्चा, विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आइए कि इसमें शक्ति का स्रोत कौन है, प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत कौन है, हम भारत के में शक्ति का स्रोत कौन है, हम भारत के, अब ये पूछ देगा यहां पे कि जो हम भारत के लोग वर्ड है वो किस संविधान से प्रेरित है ना, तब इसका जवाब होगा यूएसए। क्लियर है, लिख लीजिए, वर्ड लिखवाएं, शब्द बोले, हम भारत के लोग शब्द अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। किस संविधान से प्रेरित है, अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। इससे एक और अर्थ निकलता है कि संविधान का निर्माण कौन कर रहा है, संविधान का निर्माण कौन कर रहा है, निर्माण भारत की जनता कर रहा है, भारत के लोग कर रहे हैं। क्लियर है ना, समझ में आया। हम भारत के लोग शब्द से यह पता चलता है कि भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा किया जा रहा है। क्लियर है। अब इससे पूछेगा कि इसमें कितने प्रकार के स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है ना, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता इसमें, यानी प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं की, स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है। लिखिए, जो निम्नलिखित हैं, है ना, जो निम्नलिखित हैं, कौन कौन, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म और विचार, अभिव्यक्ति, उपासना और धर्म की स्वतंत्रता। 4 ही हुआ ना जी। एक, दूसरा विश्वास, ठीक है, कर लीजिएगा विश्वास, ठीक है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं की चर्चा की गई है। अब आपसे पूछा जाए, और पूछा भी गया है, अभी जो क्वेश्चंस हमसे डिस्कस कर रहे थे उन्होंने दिखाया हमें कि वहां पूछा जाएगा कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में लिखे, प्रस्तावना में है? तीसरा नंबर पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। न्याय की चर्चा की गई है। पहला, दूसरा
तीसरा आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, और तीसरा राजनीतिक न्याय। क्लियर है ना? इसमें कितना कोई दिक्कत है? अब पूछेगा कि इसमें कितने प्रकार की समानता की चर्चा की गई है, तो कौन कौन है? ठीक है, वेरी गुड। इसमें प्रस्तावना में कितने प्रकार के समानता की बात की गई है? 2 प्रकार के समानता की बात की गई है। बात की गई है जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला, प्रतिष्ठा की समानता। दूसरा, अवसर की। ठीक है, कोई दिक्कत? अब पूछेगा कि इसमें भारत की चर्चा कितने बार की गई है? 2 बार। लिखिए, प्रस्तावना में भारत की चर्चा 2 बार की गई है ना? नेक्स्ट, पूछा जाए कि प्रस्तावना, लिखा जाए कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह बात उच्चतम न्यायालय ने इनरी बेड़ुवारी के केस में 1960 में कहा। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिएगा ना, सुप्रीम कोर्ट ने इनरी बेरुवारी के बाद में, बात का मतलब केस में, या केस लिख लीजिए, केस में 1960 में कहा। कोई दिक्कत बच्चा? अब नेक्स्ट पॉइंट, इन री, हाँ हाँ, नेक्स्ट, प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में, ये केस कर लीजिए, केस में 1973 में कहा। ठीक है, केशवानंद भारती के केस में कहा कि यह संविधान का भाग है। तब संसद ने प्रस्तावना में, केस लिख लीजिए, सही हिंदी उसका होता है बाद। ठीक है, केस में 1973 में कहा। क्लियर है? अब देखिए, तब संसद ने प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान
संशोधन कब? 1976 के द्वारा कौन कौन वर्ड? धर्म, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता ना जी। बोले, बोलिए जोर से। समाजवाद, बोला जाता है सुर में, और जो जो सुर में ना बोलता है ना वो असुर होता है। ठीक है, असुर वर्ड जो इसीलिए यूज किया गया है राक्षसों के लिए, जो सुर में ना हो वो असुर है। यानी जो सुर ताल के साथ बात न करे, नाच न करे, डांस न करे, गाए ना, वो सारा क्या है? असुर है, बिना सुर का। चलिए, तो सुर में ठीक, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया। क्लियर? अब आगे बढ़े। अब नेक्स्ट आपका है एक और क्वेश्चन, आप लोगों से नहीं पूछेगा फिर भी हम बता देते हैं। एस आर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एस आर बम्बई बनाम भारत संघ 1974 में और 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत संरचना माना। जी, ये केस बहुत महत्वपूर्ण है। एस आर बम्बई, क्या करें, लिख लीजिए, बोल देते हैं। एस आर बम्बई बनाम भारत संघ के मामले में प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत संरचना माना। क्लियर है? आधारभूत संरचना क्लियर है? इससे कोई दिक्कत तो आपको नहीं होगा। क्वेश्चंस बनाइए, यदि नोट्स से ना मिले तब हमसे बात कीजिए। ठीक है, जितना क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। ये सीधे सीधे क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं, है ना। डायरेक्ट जो मैं पढ़ाया हूं वही पूछेगा नहीं ना, वो तो उलझाने के लिए बहुत तरीके से घुमाएगा आपको। आपको समझना कॉन्सेप्ट को बहुत जरूरी है ना। सारा कुछ पढ़ाया हुआ था फिर भी नहीं बना आपसे, है ना। वही चीज मैंने तुरंत आपको पकड़ के सेकंडों में दे दिया कि ये चीज है ना। तो अब हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान का भाग 1। क्या है? भाग 1, है ना। और यदि भाग 1 देखिएगा तो है, इस टॉपिक का नाम है भाग 1 में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। टॉपिक का क्या नाम है? संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र क्लियर है? संघ तथा उसका
राज्य क्षेत्र। एक एक विषय पे बात करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, एग्जाम हॉल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम कॉन्सेप्ट समझाना चाहेंगे आपको। पहले देखिए, पूछेगा कि संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 1 होगा। सिंपली पहले बता देते हैं। फिर पूछेगा कि भाग 1 कहां से कहां तक है? 1 से लेके 4 तक है। कहां तक है? 1 से लेकर 4 तक है। क्लियर है? और इससे संबंधित अनुसूची कौन सा है? पहले हम हल्का बता देते हैं, उसके बाद जाएंगे। अनुसूची कौन सा है? फर्स्ट। इससे संबंधित शेड्यूल कौन सा है बच्चा लोग? फर्स्ट, अनुसूची 1। अब जो पहला अनुच्छेद है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्वेश्चंस क्या बनेंगे और क्या कैसे हम लोग को समझना है। तो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल फर्स्ट है, वो कहता है राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र। राज्य एवं उसके क्या है? राज्य एवं राज्य का नाम, सॉरी, एक मिनट। संघ का नाम और उसका एवं राज्य क्षेत्र। देखिए, इसको देख लीजिए। संघ का नाम आर्टिकल यही कहता है। अब देखिए, इसमें कितने क्लाउज हैं? 1 का 1, 1 का 2 और 1 का 3। पहला जो है वो कहता है, इसका नाम बताता है। किसका? भारत का। भारत अर्थात इंडिया। पहला क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। राज्यों का नहीं, पहले समझिए। राज्यों का संघ होगा। क्लियर है? आपसे पूछेगा कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है? इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत यूनियन ऑफ स्टेट। यही कहता है ना, यही कह रहा है कि भारत द इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यही बात करता है। इसका मतलब है कि इसका कितना नाम है? 2 नाम। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में भारत के कितने नाम हैं? 2 नाम है। तो ये 2 नाम रखने के कुछ तो रीजन रहा होगा ना। क्या रीजन रहा होगा? कोई भी रीजन रहा होगा, है ना? तो रीजन ये रहा कि सारा भारत, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम भारत था, भरत था, और भरत के नाम पे ही भारत पड़ा, है ना? 1 मिनट। तो भारत इसका नाम, एक प्राचीनतम इतिहास रहा है भारत नाम का, इसीलिए इसको हम भारत कहे। अब
इंडिया क्यों रखा गया? एक्चुअली इंडिया इसीलिए रखा गया क्योंकि उस समय अंग्रेज जब शासन कर रहा था भारत पे, भारत एक कॉलोनी के रूप में था, तो सारा काम किस नाम से हो रहा था? इंडिया नाम से। इंटरनेशनल कन्वेंशन जितने हुए वो इंडिया नाम से हुए। राष्ट्रसंघ का सदस्य किस नाम से बना? इंडिया नाम से बना। सारे डॉक्यूमेंट्स पे क्या लिखा हुआ था? इंडिया लिखा हुआ था। अब यदि सिर्फ भारत रखता तो नाम चेंज करने में कितना हजार करोड़ रुपया खर्चा होता? सारे डॉक्यूमेंट से नाम हटता जी। एक प्रयागराज, इलाहाबाद को प्रयागराज बनाने में कितना हजार करोड़ रुपया फूंक दिया गया होगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स में ना चेंज हुआ होगा, सारे कागज पत्तर खराब हुए होंगे। और उस समय एक गरीब राष्ट्र का उदय हुआ है भारत के रूप में, और उस समय यदि सारे डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना पड़ता तो भारत की आर्थिक स्थिति क्या होती? तो इन लोगों ने सोचा कि चलिए ठीक है, एक हम हिस्टोरिकल नाम भी रख लेते हैं और एक जिस नाम से काम हो रहा है उसको भी रख लेते हैं। तो यहां पे यह समस्या समाप्त हो गया। अब ये आते हैं राज्यों का संघ। ये पॉलिटिकल सेटलमेंट है। क्या है? पॉलिटिकल सेटलमेंट है। तो दुनिया में दो तरह का व्यवस्था होता है। दुनिया में कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है फेडरल। हम थोड़ा सा लेवल से ऊपर जा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन जब बनाइएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। दुनिया में क्या होता है? एक फेडरल होता है और दूसरा क्या होता है? यूनियन होता है। क्या होता है? यूनियन। फेडरल का मतलब संघवा, संघात्मक। क्या होता है? और ये होता है, क्या होता है? संघ। समझ। इसमें क्या होता है कि राज्य मजबूत होता है, सॉरी, केंद्र मजबूत होता है और राज्य उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। हमारे यहां देखिएगा तो पहले भारत आया है। क्या? पहले भारत है, पहले ये बाउंड्री है और इस बाउंड्री के अंतर्गत हम कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं? राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्र के सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके क्षेत्र को कम कर सकते हैं, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। यानी इस बाउंड्री, पहले राज्य आया तो इधर अभी हम नहीं आते हैं। अमेरिका में क्या हुआ कि अमेरिका और कनाडा देखिएगा दोनों करीब है। कनाडा और अमेरिका दोनों करीब है कि नहीं? है ना? अमेरिका दोनों करीब है। और ये किसका उपनिवेश था? इस पर किसकी हुकूमत थी आजादी के पहले, अमेरिकी आजादी के पहले? इंग्लैंड की। इंग्लैंड। और कनाडा पे किसका है? फ्रांस का। किसका है? इसको पॉलिटिक्स को समझिए। देखिए, अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ है ना, तो कहा उस समय वहां कितने देश, राज्य थे? बड़े बड़े 13 राज्य थे, ठीक है। 13 राज्य थे बड़े बड़े अमेरिका में। अब इन लोगों ने कहा कि यदि 13 राज्य एक साथ नहीं मिलेंगे, सारे 13 राज्य अपने आप में स्वतंत्र थे, है ना, अपने आप में क्या थे? वो स्वतंत्र थे। उन लोगों ने कहा कि यदि हम लोग नहीं मिलेंगे तो बगल में फ्रांस भी है, वो तुरंत हम लोगों को क्या कर लेगा? कैच कर लेगा, अपने अंडर में ले लेगा। तो इन लोगों ने एक समूह बनाया, कहा कि हम लोग एक साथ आएंगे। इसी को कहा गया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सारे यूनाइट हुए स्टेट, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि केंद्र और राज्य एक दूसरे के अधीनस्थ नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। शक्तियों का बंटवारा होता है। तो उन सब चीजों पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर दिया था। और इनको जान रहे थे, वहां पे अंबेडकर की टीम जान रही थी कि अमेरिका में एक बार गृह युद्ध हो चुका है ना।
1862 में। किस लिए हुआ था? सब कह रहे थे कि हम अलग होंगे, क्योंकि हम एग्रीमेंट से आए हैं और एग्रीमेंट से ही हम अलग होना चाहते हैं। तो फिर वहां के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ किया, है ना। तो जान रहा था अंबेडकर की टीम कि भैया ऐसा सिचुएशन भारत में भी आ सकता है, कि भारत तो बहुत विविधता का देश है ना। देखिएगा पूरब की स्थिति क्या है, पश्चिम की स्थिति क्या है, दक्षिण की स्थिति क्या है, उत्तर में ही कितना कॉन्फ्लिक्ट है ना। तो जान रहा था, तब इन्होंने कहा कि नहीं, आप एक बार आ गए तो फिर हम जाने नहीं देंगे, यानी हम यूनियन में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम पहले यूनियन बनाएंगे और तब आपका राज्य का अस्तित्व रहेगा अंदर। क्लियर हो गया? तो भारत पूछेगा कि भारत क्या है, क्या नाम, कितना नाम है? 2 नाम है, भारत और इंडिया। अब ये कैसा इसका संरचना है? राज्यों का संघ राज्य है, ठीक है, राज्यों का संघ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक और चीज आया कि इसमें कौन कौन शामिल है इस राज्य क्षेत्र में। ये दूसरा क्लाउज है ना बच्चा, वो कहता है कि इनमें राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल हैं। राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल हैं? तो पहला बताया कि राज्यों के राज्य क्षेत्र, ठीक है। क्या बताया? देखिए दूसरा क्लॉज पे ये होगा कि दूसरा क्लॉज में कहा गया है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वही होंगे जो पहली अनुसूची में बता दिया गया, तो वो हम लोगों के जरूरत की चीज नहीं है। दूसरा, हम सीधे आएंगे तीसरा पर, जो काम का चीज है वहीं पे हम लोग फोकस ज्यादा करें। तीसरा कहता है कि राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएंगे। तो राज्य क्षेत्र में आएंगे पहले 2800 राज्य, यानी भारत के राज्य क्षेत्र। दूसरा आएगा जो पहली अनुसूची में बताए गए हैं यूनियन लिस्ट, सॉरी यूनियन टेरेटरी आएगा। तो यूनियन टेरेटरी कितनी है? 8 गो। और तीसरा कहा गया कि वो भी शामिल होंगे जिसको भारत ने क्या कर लिया है? ऑक्युपाई कर लिया है, अधिग्रहित कर लिया है। अधिग्रहित करना का मतलब क्या हो गया? किसी से छीन लिया है ना। मान लिया जाए कि ये इंडिया है, पश्चिमी इलाका है ना। अब पश्चिमी इलाका में हम लोग लाहौर तक जीत गए, तो वो भी क्या कहलाएगा? भाई पाकिस्तान पे आक्रमण किए, वहां के कुछ इलाकों को जीत लिए, तो क्या होगा? भारत में माना जाएगा। तो ये आएंगे भी आ जाएंगे भारत राज्य क्षेत्र में। तब आपसे पूछा जाएगा कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल है, तब क्या होगा? अरे कौन कौन? अरे राज्य रहेगा ना, केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, फिर उसके बाद ऑक्युपाई प्रदेश यदि कोई करता है तो उसको भी होगा, ठीक है। जिस समय संविधान बना था उस समय, यदि आप इतिहास पढ़े होंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे, उस समय ऐसी स्थिति राज्यों की नहीं थी जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है। ये राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब हुआ? 1956 में। यानी अभी जो देख रहे हैं राज्य, वो 1956 के बाद की स्थिति है। तो उस समय A, B, C, D करके राज्य हुआ करते थे। अब कल जो है इस पर चर्चा करेंगे, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम, धर कमेटी, JVP कमेटी, उसके बाद फजल अली कमेटी, इससे भी कमेटियों से क्वेश्चन बनता है, और फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया 1956, उस पर चर्चा करेंगे। उसमें ही हम लोग आंध्र प्रदेश पहले बन गया, पोटी श्री राम लुल्लू 56 दिन का उनका
आमरण अनशन, तो उस पर चर्चा करेंगे, उस पर हमको फोकस अभी नहीं करना है, अभी हमको वर्तमान स्थिति को देखना है। तो आपसे आर्टिकल 1 से मेन जो क्वेश्चन पूछेगा, सब कुछ भूल जाना है, एक ही मेन क्वेश्चन पूछेगा कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, भारत का कितना नाम है संविधान के अनुसार, तो 2, इंडिया और भारत। क्लियर है? अब देखिए आर्टिकल 2 से क्वेश्चंस कुछ पूछेंगे, है ना, और 3 से पूछेगा, 4 से भी पूछेगा। इसको समझ लीजिए, जब नए राज्यों को बना रहे हैं, ला रहे हैं, अपने अंदर में स्थापना कर रहे हैं, तो संसद करेगा ना, कौन करेगा, पार्लियामेंट। जैसे पहले आप सिचुएशन को समझ लीजिए, क्या गोवा 1950 में जब संविधान लागू हो रहा था, तो क्या गोवा भारत का पार्ट था? नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, नहीं था ना। लक्षद्वीप भी नहीं होंगे, नहीं ना। सिक्किम पे अभी नहीं आ रहे हैं, सिक्किम पर भी आएंगे। सिक्किम भी नहीं था, भारत का पार्ट नहीं था। आपको पता होगा कुछ पे फ्रांसीसियों का कब्जा था और कुछ पर पुर्तगालियों का कब्जा था। अब उन लोगों को जब यदि भारत के संघ में प्रवेश दिलवाया जा रहा होगा, तो कौन आर्टिकल से उसको दिलवाया जा रहा होगा, जो बाहर से आ रहे हैं अंदर। अभी अंदर नहीं ना था, वो 50 में नहीं है, तो 56 में जब वो अंदर आ रहा है, तो वो आर्टिकल 2 के माध्यम से अंदर आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है ना। अब आर्टिकल 3 को समझिए। आर्टिकल 3 जो है, एक पहले इसमें सिक्किम के बारे में समझ लीजिए। सिक्किम के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या था, सिक्किम क्या था, इस जब आपने माउंटबेटन योजना देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि जो भारत के साथ रहना चाहें भारत के साथ रहें, जो पाकिस्तान के साथ रहें वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहें, और जो स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र रह सकता है। सिक्किम किसी के अंदर में नहीं गया, सिक्किम किसी के भी अंदर में नहीं गया। इंदिरा गांधी ने, मिसेस गांधी ने 1974 में एक ट्रीटी किया इनके साथ। क्या किया? एक संधि किया। उस संधि में क्या था कि भाई जो सुरक्षा है, डिफेंस जो है, वो सिक्किम का कौन करेगा? भारत करेगा। बाकी चीजों में वो अपना स्वतंत्र रहेगा। इसको एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सा राज्य? ये क्वेश्चन पूछेगा। ये कौन सा अमेंडमेंट से हुआ? 35वां संविधान संशोधन से। ठीक है, कौन सा संशोधन से? 1974 में एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया कि आप मेरे सहयोगी राज्य हैं, एसोसिएट हैं, है ना। और एक ही साल बाद 75 में 74 है, ठीक है। एक ही साल के बाद मिसेस गांधी ने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया और 36वां संविधान संशोधन से वो पूरी तरह से भारत में मिला लिया। ये क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपसे, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो 34वां, 35वां और 36वां में डिफरेंसेस को समझ लिया ना। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि वो उस समय वहां का राजा क्या था? चोग्याल, चोग्याल राजवंश चल रहा था, ठीक है, वो राज्यतंत्र का उदाहरण था। तो एक क्वेश्चन वहां से पूछे। अब 3 से पूछेगा। 3 से क्या? किसी राज्य के नए राज्यों का निर्माण कर सकता है? कौन करेगा? सब करेगा तो संसद करेगा।
बाई लॉ करेगा, कानून बना के करेगा। कौन करेगा? संसद करेगा। कौन करेगा? संसद करेगा, पार्लियामेंट करेगा। नए राज्यों का निर्माण करेगा। क्या करेगा? नए राज्यों का निर्माण करेगा। जैसे मान लिया जाए, नए राज्यों का क्या करेगा? जैसे आपने देखा कि मध्य प्रदेश को काट के अलग राज्य बनाया गया, नए राज्यों का निर्माण किया कि नहीं? वहां बिहार को काट के अलग राज्य बनाया, उत्तर प्रदेश के काट के अलग राज्य बनाया। उसके पहले आपने 1966 में देखा होगा कि पंजाब को काट के अलग राज्य बनाया गया। उस समय देखा हो गया कि 1960 में ही महाराष्ट्र को और गुजरात को सौराष्ट्र के अंतर्गत अलग करके बनाया गया। तो ये नए राज्यों का निर्माण कौन कर सकता है? अब किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है कि नहीं? जैसे हाल ही में यूपी के कुछ गांव को बिहार को दे दिया गया, तो सीमा में परिवर्तन हो गया कि नहीं? क्लियर, समझ में आ गया? कौन करेगा? संसद करेगा। नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है ना? किसी के क्षेत्र को बढ़ा सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र को, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकता है। यहां तक कि आपने देखा कि एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया, है ना? जम्मू कश्मीर क्या था? एक एग्जिस्टिंग स्टेट था, एकदम एग्जिट कर रहा था स्टेट के रूप में। उसमें क्या 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 कर दिया? वो कर दिया जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के रूप में 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया पार्लियामेंट। यानी इनहेरेंट पावर है कि नहीं है? है ना? नए राज्यों का निर्माण कर सकता है और राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकता है। राज्यों का नाम परिवर्तन कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं है कि राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सके। जैसे पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कर दिया, ओडिशा का नाम ओडिशा कर दिया। आपने देखा ना, उत्तरांचल का नाम क्या कर दिया? उत्तराखंड कर दिया। ये कौन कर सकता है? एकदम दिमाग में रहेगा, ये पार्लियामेंट ही कर सकता है। अब थोड़ा सा ध्यान इधर, फिर कभी कभी फंसाने के लिए आपसे पूछ देगा कि किसी प्रदेश के कोई जिला का नाम चेंज करना है, तो वो कौन करेगा? राज्य विधानमंडल। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया, तो यूपी स्टेट असेंबली ने किया होगा, है ना? तो यहां पे फंसने की जरूरत आपको नहीं है कि संसद सिर्फ और सिर्फ राज्य के नाम में ही परिवर्तन कर सकता है। राज्य के इंटरनल मामलों के नाम में कोई परिवर्तन करने का उसका पावर नहीं। अब एक चीज आएगा, दिमाग में आना चाहिए कि साहब यह बताइए कि जब किसी राज्य के का अस्तित्व पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं पार्लियामेंट होके, तो उस स्टेट लेजिस्लेचर से पूछना चाहिए कि नहीं? है ना भाई? बिहार का आप काट के दे रहे हैं किसको? झारखंड को दे रहे हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो बिहार में है, विधानसभा विधान परिषद, उससे पूछने का औचित्य है कि नहीं? तब पूछा जाएगा आपसे कि क्या उसके रिकमेंडेशन को, स्टेट लेजिस्लेचर के रिकमेंडेशन को संसद मानने के लिए बाध्य है? नहीं। अब क्वेश्चन फिर बनेगा कि ये जो नए राज्यों का निर्माण या परिवर्तन या क्षेत्रों में परिवर्तन कर रहे हैं, उसके लिए संकल्प किसके अनुमोदन पर संसद में लाया जाएगा? तो पहले राष्ट्रपति अनुमोदन देगा, तब यही क्वेश्चन पूछेगा। अब एक बताइए, लोकाचार भी होता है कि नहीं? होता है ना कि स्टेट लेजिस्लेचर जिसका हम कर रहे हैं उससे पूछ ले, तो राष्ट्रपति एक टाइम देके भेजेगा कहां? विधानसभा में, कि 15 दिन में आपका विचार क्या है, 20 दिन में वो विचार। 14 दिन कहां पहुंच रही है जान रहे हैं? हाँ, धन विधेयक 109 में पहुंच गए, अभी रुक जाइए, ठीक है? हम जान गए आपका ज्ञान, ठीक है? हाँ हाँ, चलिए धीरे धीरे
तो हम टाइम एक देंगे, राष्ट्रपति एक टाइम देगा, कुछ भी दे सकता है कि इतना दिन के अंदर आप जो है अपनी बात रखिए, लेकिन क्या राय देता है वो सुनने के लिए बाध्य नहीं है। लालू यादव कहते रह गए कि झारखंड हमारी छाती के टुकड़ों पर बनेगा, लेकिन क्या उस समय सरकार होते भी कुछ कर पाए? क्योंकि इनके पास पावर ही नहीं था स्टेट लेजिस्लेचर के पास। आप क्या राय देते हैं उस राय को मानने के लिए हम बाध्य नहीं है। एक राय ले रहे हैं क्योंकि आपका इलाका को हम दे रहे हैं दूसरे को, है ना। इधर है लड़की, ठीक है, गुफ्तगू बाद में कीजिएगा। अब जो क्वेश्चन बनेगा 3 तो क्लियर हो गया। अब इसको इधर देखिए, इसको पास कैसे किया जाएगा इसको समझना है। संसद में पास कैसे किया जाएगा, तो देखिए यह साधारण प्रस्ताव होगा। कैसा विधेयक होगा? साधारण विधेयक होगा। कैसा विधेयक होगा? इस पे भी चर्चा कर देते हैं, क्लियर कर देंगे बच्चा। और यह साधारण कानून होगा। और इसके लिए साधारण बहुमत होगा। क्या होगा? साधारण बहुमत। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए जब 109 आप पढ़ रही होंगी, उसके पहले 107 है, वहां से कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, कैसे बनाए। तो एक वो साधारण बिल होता है। कितना तरह का बिल होता है? साधारण बिल होता है, एक मनी बिल होता है और एक फाइनेंस बिल होता है। यही ना पढ़े होंगे? 110 में फाइनेंस बिल के बारे में पढ़े होंगे और 117 में, सॉरी, मनी बिल के बारे में 110 में पढ़े होंगे और 117 में फाइनेंस के बिल के बारे में। 107 में साधारण बिल है। साधारण बिल उस बिल को कहते हैं जिसको सदन का कोई भी सदस्य ला सकता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, कोई भी बिल के रूप में ला सकता है। अब जब लाया साधारण बिल, तो इसके ये कैसा कानून रहेगा? साधारण कानून रहेगा। और इस पर साधारण बहुमत होगा। साधारण बहुमत का मतलब जितना उपस्थित है और मत देने वाला है उसका आधा से अधिक। मान लिया जाए उस दिन, जिस दिन लोकसभा में यह बिल आ रहा है, फिर से हम लोग बिहार को काटने वाले हैं, मान लिया जाए बिहार को काट के एक अलग स्टेट बनाना चाह रहे हैं, तो यह बिल लाने वाला है, तो पहले तो राष्ट्रपति रिकमेंडेशन देगा कि इस बिल को लाया जाए। उसके लिए विधानसभा को से पूछेगा टाइम देके, इस जितना टाइम देगा उस टाइम के अंदर सदन में नहीं लाया जाएगा, वो टाइम बीतने के बाद ही आएगा। जब आया यहां पे, तब लोकसभा में या राज्यसभा में आएगा। अब लोकसभा में मान लिया जाए अभी कितना सदस्य हैं? 543। अब दो का स्थिति खराब है। एंग्लो इंडियन को 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आप स्थिति समझिए, अभी उधर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, 543 को है, तो 543 में 543 आएगा जी? नहीं आएगा। मान लिया जाए 410 को आया लोकसभा में, ठीक है, लेकिन जिस समय वोटिंग हो रहा था उस समय संसद भवन में कैंटीन बहुत अच्छा है, खाने पीने का 10 रुपया में एकदम मुर्गा मीट खाइए भरपेट। कुछ लोग खाने चल गए, कुछ लोग, लाइब्रेरी भी बहुत रिच लाइब्रेरी है उसकी, कुछ लोग पढ़ने चले गए। मान लिया जाए 400 वहां पे उपस्थित हैं वोट देते समय, तो इनका कितना होगा? 201। यदि 200 प्लस 1 देंगे तो लोकसभा से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब यहां फिर से आएगा कहां पे? राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा में जितना उपस्थित रहेगा उसका 50 प्लस 1 से उसको क्या कर देगा? पास कर देगा। और 111 में राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा? किस आर्टिकल के द्वारा?
111 में राष्ट्रपति को किसी पर बिल पर सिग्नेचर करने का अधिकार है। अरे भाई, सदन दोनों पास किया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा ना। राष्ट्रपति के पास ये पावर किस में है? 111 में। अब 111 में राष्ट्रपति के पास आ गया और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो कानून हो गया और नए राज्यों का, नया राज्य का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। कोई दिक्कत? थोड़ा सा हम काट के बहुत पढ़ाए हैं, ठीक है, वो कि थोड़ा सा आप लोग को भी लग रहा था कि वाउ टाइप पे हो रहा था, ठीक है, बहुत काट दिए हैं, लेकिन काम का चीज आपको सारा कुछ दे दिए हैं। टाइम है? आ? 10 बज गया। आ? अब जो घुसना, जहां पे आप घुस रहे हैं वहां पे आ जाते हैं, हम अंदर नहीं जाना चाह रहे थे। 111 में दो तरह की बात है कि यदि साधारण बिल है तो यथाशीघ्र उस पर सिग्नेचर करे, ठीक है, एकदम वर्ड, जो संविधान में जो वर्ड है वो है एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो जिसको आप लोग वो जो सुनना चाहते हैं वो बता देते हैं, जिसको आप पॉकेट बीटों की बात कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, एज सुन एज पॉसिबल, उसी से पॉकेट बीटों का निकला है, ठीक है। तो सिग्नेचर जो है, यदि ऑफिस में रख के धूल फांक रहा है, उसको लग रहा है राष्ट्रपति को कि अभी शीघ्रता नहीं हुआ है, टाइम नहीं हुआ है, तो ऐसे भी रह सकता है। 2 बार आपने देखा होगा डाकघर विधेयक के बारे में, ज्ञानी जैल सिंह ने सिग्नेचर नहीं किया था, है ना, पढ़े होंगे ना जीके में जी, और वेंकट रमन के काल में, तो वो तो कर सकता है, ठीक है। लेकिन यदि एक बार लौटा दिए हैं और दोबारा सदन उसको फिर भेज दिया है, तब आप सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हैं। ये तो साधारण बिल पर है, इधर देख लीजिए, अभी कहा क्वेश्चन पूरा थोड़ी 111 क्लियर हुआ है। अब मनी बिल पे क्या है कि मनी बिल को रोक वो नहीं सकता है, मनी बिल पर उसको सिग्नेचर करना ही करना होगा। सेल वर्ड यूज है, ठीक है, सेल वर्ड है। क्यों मनी पर क्यों करना होगा? क्योंकि मनी बिल जो है पैसे से न देश चलेगा जी, आप बैठ जाइएगा तो फिर तो दिक्कत है। और मनी बिल में लोकसभा के पास पावर है, राज्यसभा के पास कुछ पावर वावर, जब बात करेंगे तब चलेंगे, ठीक है। 14 दिन का क्या है स्थिति, ठीक है। और कोई मन में समस्या? अमेरिका का राष्ट्रपति 10 दिन तक पॉकेट बीटो का यूज कर सकता है, 10 दिन से ज्यादा वो पॉकेट बीटो का यूज नहीं कर सकता है। कभी कभी पूछा है इसलिए बता दे रहे हैं आपको। अरे वो वर्ड है ना बच्चा, 111 में एक वर्ड है एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। अब राष्ट्रपति को लग ही नहीं रहा है कि अभी जल्दी है। बात यह हुआ था, देख लो इधर बच्चा, तुमको क्लियर कर देते हैं। ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी में पट नहीं रहा था, दोनों के बीच में बहुत संघर्ष हुआ है, पॉलिटिकल इशू पर करते हैं इसको। 74 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पे काम करेगा ना जी, अरे मंत्री परिषद के सलाह पे काम करेगा, यही है ना, अपने मन से करेगा। लेकिन 78 थोड़ा सा पढ़िए, यदि भारतीय संविधान का आर्टिकल 78 कहता है कि यदि कुछ भी राष्ट्रपति मांगा है कि क्या कर रहे हैं आप, उसकी जानकारी आपको देना होगा राष्ट्रपति। यही दोनों आर्टिकल से दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था, बाद में सुलह हुआ, इसीलिए डाकघर विधेयक को उन्होंने रोक दिया था। और डाकघर वाले में क्या हुआ था? हाँ हाँ, क्वेश्चन डालिए, आइए, अभी टाइम है ना जी। हाँ
देखिए, हाँ हाँ बढ़ाते जाए। क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी अंतोगत्वा उद्देशिका बना, यह सही है या गलत है? सही है, वेरी गुड। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, सही है। केशवानंद भारती में कर दिया है, मूल पाठ है, ठीक है। यह प्रस्ताव परिवर्तनीय है, हाँ इन्फोर्सेबल, इसीलिए बार बार हम सही हिंदी का प्रयोग करते हैं। मेरे मुंह से बार बार परिवर्तनीय वर्ड सुने होंगे, ठीक है, इन्फोर्सेबल, ठीक है। इसीलिए आप लोग को लगता होगा कि टफ वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में यही वर्ड ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब तीसरा, इसमें संशोधन किया जा सकता है प्रस्तावना में, तो देखिए ऑप्शन में कौन सही है? तीनों सही है। क्वेश्चन पकड़ा गया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कौन सा क्रम सही है? बताइए। सी है, ये है ना, संपूर्ण प्रभु सम्मान समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अरे ये उल्टा कर दिया ना यार, गणराज्य पहले कर दिया, लोकतांत्रिक बाद में किया, ये गलत है। ये देखे तो लोकतांत्रिक गणराज्य बाद में ना है, कल प्रियम्बल सब पढ़ लीजिएगा, इस दुनिया में है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्या है? प्रारूप जो है अमेरिकी संविधान से है, यहां शब्द लिया गया है। चलो, सर्वप्रथम प्रस्तावना को सम्मिलित कहां किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा न्याय भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? बताइए। धार्मिक न्याय नहीं है, वेरी गुड। क्वेश्चन पकड़ा रहा है कि नहीं आपसे? चलिए नेक्स्ट देखिए, परिचय पत्र इंट्रोडक्टरी पार्ट, के मुंशी है, पालकी वाला ना है। नेक्स्ट, कल मैंने ऑस्टिन पर बात किया था, देखिए कोई छूटता नहीं है आपका। क्वेश्चन आप देखिए, लेवल देखिए, हम क्वेश्चन तक आपको लेके जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है, सब धर्म सद्भाव के, राज्य का सी है। अब बताइए, इसको आप लोग नहीं बना पाइएगा। ये जब मैं आर्टिकल 14 पढ़ाऊंगा ना बच्चा लोग, तब वहां पे क्लियर कर दूंगा। समानों के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार, ठीक है। जैसे मान लिया जाए समान है, आप एक क्लास बना लिए जनरल क्लास, तो उसके साथ समान व्यवहार होगा ना। अरे भाई, जनरल क्लास में जो रहेंगे उसके साथ समान व्यवहार होगा। दूसर का ओबीसी क्लास, उन लोगों के उनके के अनुपात में तो असमान हो गए, तो इन लोगों के बीच में समान होगा कि नहीं, असमानताओं के बीच में, तो उस पर है, इस पर अभी आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिमाग आप लोग का सबका भ्रष्ट हो गया है। ये बताइए, समाजवादी कब आया है? 1949 में है,
पंथ निरपेक्षता है 1949 में, अखंडता है, गणराज्य तो था। तो कौन देखे, कौन शब्द सम्मिलित नहीं था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। एक दो पकड़ में आ रहा है कि नहीं? तो क्वेश्चन आपको खुद पकड़ना है। हम तो फैक्ट दे सकते हैं, चारों तरफ से कहानी बता के आपके दिमाग को खोल सकते हैं, लेकिन वहां खोल के आपको रखना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, यहां यदि बंद कीजिएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तब फिर आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत होगा। हम चाह रहे हैं कि आपका दिमाग को पूरी तरह से खोल दें, ताकि अपनी निर्णय एग्जाम हॉल में खुद ले सके। मैं जो पढ़ा रहा हूंगा एग्जैक्ट वही पूछेगा, या नहीं हो सकता दुनिया का कोई भी टीचर कहे कि मैं जो पढ़ाऊंगा वही शब्द मिलेगा, ये वो गलत बोल रहा है, ठग रहा है आपको, है ना। मेरे शब्द और उसके, क्योंकि विचार आदमियों के बीच में विचार का अंतर है ना, वो कौन सा वर्ड यूज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। देखिए एकदम स्पष्ट शब्दों में मिल रहा है कि नहीं? अब कहां गया जी? चलिए चलिए पीछे ले आते हैं। नेक्स्ट, केवल 4 है ना सही? क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना आपका? चलिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारे यहां डेमोक्रेसी में रिफरेंडम होता है। अरे भाई चुनाव होता है ना, ये नहीं ना कि मोदी जी को कितना पसंद करते हैं, आइए वोट कर दीजिए। रिफरेंडम उन लोगों में ना होता है, जनमत संग्रह। हमारे यहां इन पहल तो नहीं होता है, प्रत्यावर्तन रिकॉल भी नहीं है, राइट टू रिकॉल है। अरे भाई चुनाव एक बार 5 साल बाद प्रधानमंत्री या आप एमपी को चुन लिए, गया को चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को, तो बीच में रिकॉल कर सकते हैं कि आ जाइए? तो रिकॉल का सिस्टम नहीं है, जनमत निर्णय भी नहीं है। हमारे यहां इलेक्शन है ना, चुनाव है, तो इनमें से कोई भी नहीं। आंसर सही है ना जी? मैं सही बता रहा हूं ना? चलिए आगे। ठीक है, जनमत संग्रह ये भी नहीं है। कर सकता है, कर सकता है, मैंने बार बार यूज किया है। ठीक है, मूल विशेषताओं में नहीं ना कर सकता है। हमने बताया ना एसआर बोम्बई के केस में कि सब कुछ करना, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ छेड़छाड़ मत करना। क्लियर है? केस लॉ के साथ बताया बच्चा लोग, दिमाग आपको खोलना है। और तीसरा, प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन किया गया है, सी है। देखिए 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं है। जब हम आर्टिकल 4 पढ़ाएंगे तब वहां पे चर्चा कर देंगे। ठीक है, आर्टिकल 4 में इसके बारे में बताया गया है। हाँ सी होगा। चलिए, संसद अनुच्छेद की प्रस्तावना संशोधन कर सकती है, पर हमें ये ए, अरे रुक जाइए। अरे तक गलत क्या है, सत्य कथन क्या है? एक बार ही तो हुआ है,
प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं में भी संसद अनुच्छेद 367 के साथ संशोधन नहीं कर सकती है, संशोधन कर सकती है, तो यही गलत है। नेक्स्ट, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है, एकदम सही है। लेजिस्लेचर के ऊपर कोई कंट्रोल ये नहीं करता है। प्रस्तावना न्यायालय द्वारा गैर न्यायिक कथन है, ये एक और दोनों सत्य है, गैर न्यायिक है। चलिए नेक्स्ट डे, इसको खत्म कीजिए। क्वेश्चन बन रहा है ना, अपने तरीके से बनाइए घर पे बैंक से। हाँ, तो कल परसों छुट्टी रहेगा, आप लोग घर पे आराम से रहिएगा। क्या? हाँ हाँ, सोमवार को अपने समय के अनुसार खुलेगा। जाति आवासीय आय सब बना लीजिएगा, और पैसा वैसा जो ड्यूज है उसको व्यवस्था कर लीजिएगा।